गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो यूजीसी नेट के सोशोलॉजी में बेटा हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही है, जिसमें यूनिट फर्स्ट में हमारा पहले टॉपिक जो है वो चल रहा है हमारा इमाइल दुर्खिम का। जितने भी थिंकर्स हैं वो सारे आपके यूनिट 1 में आएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं इमाइल दुर्खिम के बारे में। तो इमाइल दुर्खिम के जीवन परिचय के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। हमने स्टार्ट किया है उनकी जो भी सिद्धांत है उनके बारे में। तो उनके 3 सिद्धांतों के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें मैंने पहले आप लोग को आत्महत्या के सिद्धांत के बारे में बता दिया है। आज हम बात करेंगे श्रम विभाजन का सिद्धांत, फिर तीसरा होगा धर्म का सिद्धांत या टोटमवाद का सिद्धांत। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है श्रम विभाजन का सिद्धांत। तो श्रम विभाजन के सिद्धांत में दुर्खिम ने जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि से उत्पन्न चीज़ों को दिखाया है, समझाया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि श्रम विभाजन में आखिर श्रम क्या होता है। तो श्रम जो है वो एक तरीके के शारीरिक या मानसिक रूप से किया गया कोई भी कार्य जो है वो आपका क्या होता है, श्रम कहलाता है, जिसके बदले में आपको मजदूरी प्राप्त होती है। नेक्स्ट जो है वो है श्रम विभाजन। आखिर श्रम विभाजन क्या होता है? श्रम विभाजन के सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं जो दुर्खिम ने दिया है। तो श्रम विभाजन क्या होता है? तो श्रम विभाजन जो है वो किसी भी बड़े कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर हर भाग को करने के लिए जब हम अलग अलग लोग निर्धारित कर देते हैं तो इसे हम श्रम विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर या विशिष्टीकरण, स्पेशलाइजेशन कहते हैं। श्रम विभाजन जो है वो बड़े कार्य को दक्षतापूर्वक करने में सहायक होता है। आपने देखा होगा जब भी कोई बहुत बड़ा कार्य होता है, फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क हो या कोई भी बिल्डिंग का वर्क हो, वैसा कोई भी वर्क हो, तो उससे क्या होता है छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके उस काम को, उसके लिए जिस हिसाब से लोगों की क्वालिफिकेशन होती है उसके अकॉर्डिंग उस काम को जो है वो बांट दिया जाता है। उसको करने से क्या होता है, काम जो है वो जल्दी पूरा होता है और जिस चीज में इंसान की रुचि होती है, जो उसकी विशेषता होती है जिस कार्य को करने में, वो और अच्छे ढंग से उस कार्य को करता है, तो उस कार्य को करने में हमें सफलता मिलती है। तो इसको हम श्रम विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर के नाम से जानते हैं। अब बात आती है दुर्खिम के श्रम विभाजन के सिद्धांत में दुर्खिम ने क्या कहा है। तो दुर्खिम द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों में समाज में श्रम विभाजन का सिद्धांत जो है वो प्रमुख है। दुर्खिम से पहले स्मिथ, स्पेंसर, मिल विद्वानों ने श्रम विभाजन की व्याख्या आर्थिक आधार पर की थी, लेकिन दुर्खिम ने श्रम विभाजन की व्याख्या जो है वो सामाजिक आधार पर प्रस्तुत की है। दुर्खिम ने अपनी डायरेक्ट उपाधि के लिए अपनी पुस्तक का प्रकाशन सन 1893 में किया था, जिसका विषय समाज में श्रम विभाजन है, जिसे अंग्रेजी में हम द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी कहते हैं, और फ्रेंच भाषा में दे ला डिवीजन डू ट्रैवल सोशल नाम से प्रकाशित हुआ है। इस पुस्तक में दुर्खिम ने श्रम विभाजन का विस्तार से उल्लेख किया है। उन्होंने इस पुस्तक को 3 भागों में विभाजित किया है। संपूर्ण पुस्तक में जो है वो टोटल 14 चैप्टर है, जिसमें से 3 चैप्टर जो हैं वो सबसे ज्यादा प्रमुख हैं। जो 3 पार्ट प्रमुख हैं उनमें पहला है श्रम विभाजन के प्रकार, दूसरा है श्रम विभाजन के कारण एवं उसकी दशाएं, और तीसरा है श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप। तो दुर्खिम ने श्रम विभाजन के प्रकार के अंतर्गत सामाजिक एकता के लिए विभाजन को आधार माना है। साथ ही उनके वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए कानूनों के स्वरूप, मानवीय संबंधों व एकता के स्वरूप, अपराध व दंड आदि अनेक समस्याओं व अवधारणाओं की व्याख्या की है। दूसरे खंड में श्रम विभाजन के जनित कारण, जनसंख्या के आकार एवं घनत्व में वृद्धि एवं सामूहिक चेतना का ह्रास आदि व उनकी दशाओं आदि का सविस्तार उल्लेख किया है, तथा अंतिम खंड जो है वो श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप, आदर्शहीन श्रम विभाजन, बालाश्रम विभाजन व व्यक्तिगत कार्य की अपर्याप्तता आदि का उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने सामाजिक एकता के बारे में बताया है। तो सामाजिक एकता क्या है? सामाजिक एकता एक ऐसी नैतिक घटना है जो सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति है।
यांत्रिक एकता सादृश्यता अथवा समानता की एकता है, अर्थात इसमें एक समाज के सभी सदस्य एक दूसरे के समरूप दिखाई देते हैं। व्यक्तियों की समरूपता से दुर्खिम का तात्पर्य उनकी शारीरिक समानता से ना होकर मानसिक और विश्वासगत समानताओं से है। सामवायिक एकता, तो सामवायिक एकता जो है वो श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण की बहुलता के कारण प्रत्येक व्यक्ति केवल एक कार्य का ही विशेषक होता है और दूसरे कार्यों के लिए उसे समाज के अन्य सदस्यों पर निर्भर रहना होता है, जिससे एक विशेष प्रकार की एकता और सामवायिक एकता होती है, जो कि आधुनिक जटिल समाजों की विशेषता होती है। नेक्स्ट है दमनकारी कानून। दमनकारी कानून जो है वो सार्वजनिक कानून होते हैं जो व्यक्ति एवं समाज के सहसंबंधों का नियमन करते हैं। इनमें व्यक्ति के बजाय सामूहिक हितों को अधिक महत्व दिया जाता है, जैसे आदिम समाजों में व्यक्ति द्वारा सामूहिक चेतना का उल्लंघन करने पर दंड दिया जाना। प्रतिकारी कानून जो है वो आधुनिक समाजों की विशेषता है। इन कानूनों का उद्देश्य व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों में उत्पन्न असंतुलन में सामान्य स्थिति पैदा करना होता है। असामान्य स्वरूप, तो श्रम विभाजन के जो स्वरूप समाज में एकता स्थापित नहीं करते उन्हें श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप कहते हैं, जैसे आदर्शहीन श्रम विभाजन व बलात् श्रम विभाजन आदि। अब श्रम विभाजन पर दुर्खिम जी के क्या विचार थे? तो दुर्खिम जी ने समाजों का निम्नलिखित वर्गीकरण किया है। उन्होंने यांत्रिक एकात्मकता पर आधारित समाज बताया है और सावयवी एकात्मकता पर आधारित समाज बताया है। यांत्रिक एकात्मकता पर उन्होंने बताया कि जैसा कि आपको मालूम है, यांत्रिक एकात्मकता से अभिप्राय है समरूपता अथवा एक जैसा होने की एकात्मकता। ऐसी अनेक समरूपताएं तथा घनिष्ठ सामाजिक रिश्ते होते हैं जो व्यक्ति को उसके समाज से बंधे रहते हैं। सामूहिक चेतना जो है अत्यंत सुदृढ़ होती है। सामूहिक चेतना से हमारा अभिप्राय उन समान विश्वासों एवं भावनाओं से है जिसके आधार पर समाज के लोगों के आपसी संबंध जो है वो परिभाषित होते हैं। सामूहिक चेतना की शक्ति इस प्रकार के समाजों को एकजुट रखती है और व्यक्तियों को दृढ़ विश्वासों और मूल्यों के माध्यम से जोड़े रखती है। इन मूल्यों को उपेक्षा या उल्लंघन को बहुत गंभीर माना जाता है और दोषी लोगों को कठोर दंड मिलता है। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि यांत्रिक एकात्मकता पर आधारित समाज में एक रूपता तथा समरूपता की एकात्मकता है। व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत कम होती हैं। श्रम का विभाजन अपेक्षाकृत सरल स्तर का होता है। अब बात आती है सावयवी एकता पर। तो सावयवी एकता से दुर्खिम का तात्पर्य है भिन्नताओं एवं भिन्नताओं के पूरकता पर आधारित एकात्मकता। एक कारखाने का हम एग्जाम्पल लेते हैं तो वहां कामगार तथा प्रबंधन के कार्य, आय, सामाजिक परिस्थिति आदि में काफी अंतर होता है, किंतु साथ ही वे एक दूसरे के पूरक हैं। श्रमिकों के लिए बिना प्रबंधन का होना व्यर्थ है और श्रमिकों को संगठित करने के लिए प्रबंधकों की आवश्यकता होती है। उनका अस्तित्व ही एक दूसरे पर निर्भर करता है। सामयवी एकात्मकता पर आधारित समाज जो है वो औद्योगिकीकरण के विकास से प्रभावित और परिवर्तित होते हैं, इसलिए श्रम विभाजन इस प्रकार के समाजों का उल्लेखनीय पक्ष है। सावयवी एकात्मकता पर आधारित समाज वे समाज होते हैं जिनमें विषमता, भिन्नता तथा विविधता होती है। विषम समाज में बढ़ती हुई ये जटिलता विभिन्न तरह के व्यक्तित्व में संबंधों तथा समस्याओं में प्रतिबंधित होती है। ऐसे समाजों में व्यक्तिगत चेतना विशिष्ट होती है और सामूहिक चेतना दुर्बल होने लगती है। व्यक्तिवाद का महत्व उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाता है। यांत्रिक एकात्मकता में सामाजिक प्रतिमान का जो बंधन व्यक्तियों पर होता है वह ऐसे समाजों में ढीला पड़ जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा समवत्ता का सावयविक एकात्मकता पर आधारित समाज में उतना ही महत्व होता है जितना सामाजिक एकात्मकता का महत्व यांत्रिक एकात्मकता पर आधारित समाजों में होता है। तो आज मैंने आपको श्रम विभाजन पर दुर्खिम के जो विचार थे उनके बारे में बता दिया है। अब हम बात करेंगे श्रम विभाजन के जो असामान्य रूप हैं उनके बारे में। तो यदि श्रम विभाजन समाज में नई तथा उच्चतर एकात्मकता कायम करने में सहायता देता है तो तत्कालीन यूरोपीय समाज में अर्थव्यवस्था क्यों थी? क्या श्रम विभाजन से समस्याएं उत्पन्न हो रही थी?
जब तक ना हो तब तक सामूहिक कार्य करना कठिन हो जाता है। श्रम विभाजन से उत्पादकता और एकीकरण में वृद्धि होना चाहिए। जो उदाहरण हमने अभी बताया है उसकी विपरीत स्थिति बन जाती है, अर्थात उत्पादकता कम होती है तथा एकीकरण का ह्रास होता है। दुर्खिम श्रम विभाजन को केवल आर्थिक ही नहीं सामाजिक क्रिया भी मानते हैं। उनके अनुसार इनकी भूमिका आधुनिक औद्योगिकीकरण समाज को एकजुट बनाना है। जो भूमिका सामूहिक चेतना यांत्रिक एकता के मामले में निभाती थी वही भूमिका श्रम विभाजन सामूहिक एकात्मकता के लिए निभाता है। श्रम विभाजन का जन्म बढ़ती हुई भौतिक तथा नैतिक संघनता के कारण उपजी अस्तित्व के होड़ से होती है। विशेषज्ञता ऐसी स्थिति का निर्माण कर सकती है जिसमें विभिन्न व्यक्ति एक साथ रह सकते हैं और परस्पर सहयोग कर सकते हैं, परंतु समकालीन यूरोपीय समाज में श्रम विभाजन के भिन्न और नकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। सामाजिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। तो आज मैंने आप लोग को दुर्खिम का श्रम विभाजन के सिद्धांत के बारे में बता दिया है, समझा दिया है। श्रम विभाजन क्या होता है, श्रम क्या होता है, दुर्खिम के श्रम विभाजन का सिद्धांत क्या है। तो इन सारी चीज़ों को आप अपने नोट्स बनाते रहिए देखते हुए। इससे रिलेटेड जो पिक्स हैं वो भी मैं आपको अपने इस वीडियो में सेंड कर रही हूँ, तो उससे देख करके समझ के आप अपने नोट्स बनाते रहिए।